बात सुनने के लिए प्लेटफॉर्म्स अभी हमारे पास बहुत कम है। गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू लिसन इट अप। अब इसमें सबसे पहला इशू, जो स्टडी आपने कोट की, आपने भी कहा कि ये डाटा आपने बताया पॉपुलेशन वर्सेस साइकेट्रिस्ट, बात की गई है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की। तो हम इंडियंस को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का मतलब सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट नहीं होते हैं जो हम्म। एमबीबीएस और एमडी करके आते हैं। बहुत बड़ा वर्ग है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट करते हैं। जी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एमबीबीएस नहीं करते हैं, एमडी नहीं करते हैं। और इंडिया में एक तरीके से स्टिग्मा है कि डॉक्टर का मतलब सिर्फ एमबीबीएस हो सकता है। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो ट्रेनिंग होती थी, जो अभी तक जैसे मैंने कंप्लीट की, या हमारी जनरेशन में लास्ट 70 ईयर्स से जो चलती हुई आ रही है, वो होती थी कि आप पहले ग्रेजुएशन करते हैं, आप मास्टर्स करते हैं, उसके हम्म। बाद प्रॉपर आपका एग्जाम होता है, एंट्रेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिर आप एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं, और फिर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, जिनको रजिस्टर किया जाता था रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत। हम्म। हालांकि वहां पे भी एक ग्लिच था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं और काउंसिल का नाम है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वहां पे भी प्रॉब्लम थी, बट स्टिल एक क्लैरिटी थी बच्चों के पास में, या जो भी एस्पिरेंट्स थे जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आना चाहते हैं, वो इस पाथ के आगे जाते थे। हम्म। अब जब भी गवर्नमेंट या कोई भी सर्वे किया जाता है, तो ये साइकेट्रिस्ट के साथ ही रखा जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि साइकेट्रिस्ट से बहुत ज्यादा है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो प्रॉब्लम है यहीं पे, तो सारी दिक्कत आ रही है। मैं मानती हूँ कि कमी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमी नहीं है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को काउंट करना जरूरी है। अगर उसको पूरी तरीके से कंक्लूड किया जाएगा, तब वो परसेंटेज जो आपने कोट किया है, हम्म। वो करेक्ट किया जा सकेगा। अब हम्म। ये कमी क्यों है? जैसा कि मैंने कहा कि एक स्टिग्मा है, या एक ट्रेडिशनल कोर्सेज चले आ रहे हैं कि डॉक्टर होने का मतलब होता है सिर्फ एमबीबीएस होना या एमडी होना। कई बार हमने ये भी देखा है कि क्लिनिक के नाम के आगे जब डॉक्टर लगाया जाता है, हम्म। वहां पे भी ऑब्जेक्शंस आते हैं। हम्म। राइट, अगर आप लीगली देखेंगे कि डॉक्टर प्रीफिक्स कौन यूज कर सकता है, तो कोई भी क्लिनिशियन यूज कर सकता है, अदरवाइज पीएचडी यूज कर सकता है। इस पे भी काफी डिबेट्स हुई हैं, इंटरनली भी होती हैं, एक्सटर्नली भी होती हैं, बट दैट कंफ्यूजन इज ऑलवेज देयर। तो हम्म। जनता के लिए तो ये है कि जो क्लिनिशियन है, ये डिफाइंड भी है लीगल लैंग्वेज में, वो डॉक्टर है। लेकिन क्योंकि ये हैराकी एक हमें मेंटेन करके रखना है, हमें एक अपनी जिसको बोला जाए कि सुप्रीम पावर मेंटेन करके रखना है, तो शायद ये बहुत बड़ा रीजन बना कि अगर आप एमबीबीएस नहीं हैं, आप एमडी नहीं हैं, तो आप डॉक्टर नहीं हैं। और आज हम जिस स्थिति में बैठे हुए हैं कि जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पूरी कम्युनिटी को एक तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, या उनके फ्यूचर को डिसाइड करने में, या फ्यूचर के पाथ को डिसाइड करने में जितना कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। आरसीआई का फुल फॉर्म होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसे स्टैब्लिश किया गया था रिहैबिलिटेशन एक्ट के अंडर में। जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हैं, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेशन है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर भी है, इन सब के लिए एक बॉडी बनाएगी कि इनको रेगुलेट जो करेगी, वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी। ये स्टैच्यूरी बॉडी है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट के अंडर में आती है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में। तो मिनिस्ट्री हो गई सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके अंडर में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया काम कर रहा है। जब से एक्ट आया तब से काम कर रहा है। पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी में या इन सारे जितने मैंने आपको एरियाज बताए पढ़ाई होती थी, कोई रेगुलेशन नहीं होता था। हम्म। प्रॉब्लम कहाँ आती थी? क्योंकि अगर आप अब्रॉड में देखेंगे तो वहां पे ये सभी लोग रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं। हम्म। हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो आरसीआई को लाया गया कि रेगुलेशन होना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ले लिया गया साइकोलॉजी फ्रेटर्निटी से, क्योंकि इन अ वे हम रिहैबिलिटेशन में भी काम कर रहे हैं, इन अ वे टोटली नहीं कर रहे हैं। हमारा काम क्लिनिकल पॉपुलेशन के साथ भी है, बट उसके साथ में जैसे बच्चों में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनका अगर आप देखेंगे कि जब सर्टिफिकेशन दिया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। और भी हम्म। बहुत सी डिसेबिलिटी के केसेस में सर्टिफिकेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है।
तो इसलिए ऑब्जेक्शनेबल पहले भी था, लेकिन एटलीस्ट एक होता है ना कि कुछ नहीं से सही कुछ तो है, एक हम्म। बॉडी आपके पास में है। तो हम्म। ये इतने सालों से जब से मर्ज किया गया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में चल रहा है। बीच में एक केस लड़ा गया था जहां पे बात की गई थी कि साइकोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई जानी चाहिए। निम्हांस जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया का, आपने कई स्टडीज में नाम भी पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रेफरेंस देती है। वहां से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, सीनियर प्रोफेसर काफी हमारी एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं एसोसिएशन की, उन्होंने फाइट भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे लूज कर गई, जबकि उनका स्टैंड बिल्कुल ठीक था कि हमारी साइकोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया होनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो एक कैटेगराइजेशन करते हैं, हु आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हु आर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हु आर बिहेवियरल काउंसलर्स। अब जो गाइडलाइन जिन पे ये सब चल रहा है, गाइडलाइन आरसीआई की नहीं है, वो गाइडलाइन वहां पे प्रॉब्लम आई जब एनईपी को लॉन्च किया गवर्नमेंट ने 2020 में। एनईपी में एक पॉइंट आया था कि एमफिल, जो पीएचडी के पहले एक साल की डिग्री होती है, जिसमें टेक्निकली रिसर्च के लिए प्रिपेयर किया जाता था, उसे डिसकंटिन्यू किया जाएगा कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आजकल पीएचडी में कोर्स वर्क मैंडेट हो चुका है, बच्चे वही कर रहे हैं, 1 ईयर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसे हम्म। स्क्रैप कर दिया जाए, हम्म। ठीक है जी, कर दिया जाए। हम लोग उसमें उस रडार में इसलिए आ गए क्योंकि हमारे कोर्स का नाम एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी था, जिसका नाम पहले हुआ करता था डिप्लोमा इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी। हम्म। उसे अपग्रेड करके उस समय पे नाम दे दिया गया था। मैं बहुत ज्यादा अवेयर नहीं हूँ क्यों एमफिल दिया गया था, लेकिन डिप्लोमा से एमफिल डेफिनेटली बेटर था कि मास्टर के बाद की डिग्री है, तो उसका नाम एमफिल, पहले इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी आया, बाद के टाइम में वो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया। अब ये जो एमफिल वर्ड था, वहां पे हम लोग टारगेट में आए कि इनका एमफिल तो चल नहीं सकता क्योंकि यूजीसी ने मना कर दिया है, एमफिल नहीं चलेगा। यूजीसी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अब आने वाले जो ईयर, ये लास्ट ईयर ही हो गया था, एमफिल में एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। जबकि हमारा एमफिल उस एमफिल से पूरी तरीके से डिफरेंट है। इस एमफिल में 2 साल एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है, जहां पे स्टूडेंट्स वो 2 साल मेंटल हेल्थ यूनिट्स में काम करते हैं, ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है, रिसर्च भी की जाती है, उसके साथ में थ्योरी भी होती है। तो एक तरीके से वो जो आप एमडी में ट्रेनिंग कर रहे हो प्रॉपरली, इन फुल ट्रेनिंग एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशन को प्रिपेयर करने के लिए, बट उसका नाम एमफिल होने के कारण उसको स्क्रैप किया गया। ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्शन ये आया कि नॉमिन कल्चर चेंज होगा, मतलब नाम चेंज किया जाएगा। बात वहां से शुरू हुई थी। फिर एनईपी के अंडर में ये भी आया कि एनईपी ने अलग अलग एंट्री और एग्जिट की पॉलिसी दी है, और वो चाहते हैं कि ईयर्स कम किए जाए एजुकेशन के, और जल्द से जल्द बच्चे स्किल्ड हो, बच्चों को इतनी पढ़ाई ना करनी पड़े, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा होता था। अब इस पे बात आई कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बनने के लिए कितना टाइम लग रहा था, 3, 2, 5 और 6, 7, 7 ईयर्स आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी ट्रेनिंग में देता है। साइकोलॉजी पढ़ के, स्पेशलाइजेशन मास्टर्स में करके, उसके बाद एमफिल में जाके फिर उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है, और उसमें भी हर 5-5 साल में हमें हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना होता है। हमें कंटिन्यूस रिहैबिलिटेशन एजुकेशन CRE प्रोग्राम जो आरसीआई रन करता है, हम्म। सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसको वो CRE क्रेडिट्स देता है। तो मैंने कितने दिन अटेंड किया, मैंने 3 दिन अटेंड किया, किस कैपेसिटी में अटेंड किया, मैं वहां पे सिंपोजियम कर रही थी, मैं वहां पेपर प्रेजेंट कर रही थी, या मैं पार्टिसिपेंट थी, उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स का सेग्रेशन होता है। मुझे 5 साल में 100 पूरे करने हैं, तो मेरा लाइसेंस या मेरा रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। तो टेक्निकली वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल काम भी कर रहा है, अपने आप को अपडेट भी रख रहा है, ये सब कुछ चला रहा था। लेकिन अब आपको ईयर्स कम करने थे, माना मैंने, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग गिव अप कर जाते थे मास्टर्स के बाद कि एमफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बीइंग फीमेल देखा जाए तो घर पे शादियों का प्रेशर शुरू हो जाता है, बीइंग मेल देखा जाए तो लगता है कि तुम कब जॉब में आओगे, तुम कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो ड्रॉप आउट्स बहुत होते थे मास्टर्स के बाद में।